नमस्कार। मैं डॉक्टर मालती मधु आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और अपोलो फर्टिलिटी नोएडा के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल आईवीएफ हर जगह अवेलेबल है, बहुत छोटे शहरों में भी अवेलेबल है। और आईवीएफ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, एक नई टेक्निक है जिसके अच्छे सक्सेस रेट हैं। तो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आईवीएफ प्रोसेस में आखिर होता क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं एक आईवीएफ साइकिल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये डिस्कस करते हुए कि आईवीएफ करते कब हैं। कभी कभी जब फीमेल की एज ज़्यादा होती है, फीमेल पार्टनर की एज ज़्यादा होती है, तो आईवीएफ प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है। और अगर हमने पहले और ट्रीटमेंट किए हों जैसे कि लेप्रोस्कोपी या फिर आईयूआई के डिफरेंट साइकिल्स किए हों और हमें सफलता नहीं मिल रही हो, तो फिर हम आईवीएफ की तरफ बढ़ते हैं। जब भी कभी ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होती है, तो आईवीएफ कारगर होता है। जब भी मेल इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि सीमेन में स्पर्म की या तो संख्या कम हो या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी कम हो, उस केस में और आईयूआई से सक्सेस ना मिल रहा हो, तो हम आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट कारण है जिसे हम डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। जब ओवेरियन रिजर्व घट जाता है, ओवेरियन एजिंग होने लगती है, तब भी डॉक्टर्स आईवीएफ कराने की सलाह देते हैं। आईवीएफ बेसिकली होता क्या है? आईवीएफ प्रोसेस में हम लोग ऐसा करते हैं कि जो फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर की ओवरी से मैच्योर एग्स को बाहर निकाल लेते हैं और एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, हस्बैंड स्पर्म और वाइफ के एग का फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड भ्रूण को फिर अंदर डालते हैं, यूट्रस के अंदर डालते हैं। इसकी सक्सेस रेट अच्छी मिलती है हमें। बहुत सारे अलग अलग कारणों से आईवीएफ किए जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। अब इस आईवीएफ प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं यूजुअली? सबसे पहले प्री आईवीएफ प्रिपरेशन होती है, मतलब आईवीएफ के पहले की तैयारियां। उसमें हस्बैंड और वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस होती है, फीमेल पार्टनर का थायराइड, ब्लड शुगर, एक कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब जनरल हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए जो टेस्ट होते हैं ब्लड के, वो टेस्ट किए जाते हैं। यूट्रस की कंडीशन देखने के लिए, क्योंकि हम बने हुए भ्रूण को यूट्रस में ही रखेंगे, तो यूट्रस की कंडीशन देखने के लिए जनरली 2D या 3D अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कभी कभी अगर हमें ये शक हो कि यूट्रस में कुछ पॉलिप या कुछ सेप्टम या कुछ और पैथोलॉजी है, तो उस केस में हम हिस्ट्रोस्कोपी करके भी देख सकते हैं यूट्रस को। ये सब करने के बाद जनरली पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो होते हैं कि पहले ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है, मतलब इंजेक्शंस देके ओवरी के अंदर एग्स को बढ़ाए जाते हैं। उसके बाद एग रिट्रीवल का प्रोसेस होता है, जिसमें हम एग्स को बाहर निकालते हैं। उस दिन हस्बैंड सीमेन सैंपल देते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद लास्ट में एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स जनरली 3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं। आप रखिए 3 वीक्स एनफ होते हैं इसके लिए। बट कभी कभी जो अलग अलग स्टेप्स हैं आईवीएफ के, उनको अलग अलग ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे एक साइकिल में हमने एग्स बढ़ाए और उन्हें बाहर निकाला और अगले साइकिल में बने हुए भ्रूण को ट्रांसफ़र किया, तो उस केस में ज़्यादा समय लग सकता है। तो सबसे पहले सेकेंड और थर्ड डे ऑफ पीरियड जब भी होता है, तब हमें पेशेंट रिपोर्ट करते हैं और हम सारे ब्लड टेस्ट अगर सारा सही हो, जनरल हेल्थ कंडीशन सही हो, तो हम आईवीएफ की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक उस दिन बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और हार्मोनल इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। हार्मोनल इंजेक्शंस जनरली एफएसएच, एलएच या इन दोनों के कॉम्बिनेशन इंजेक्शंस होते हैं। जनरली वो स्किन में लगते हैं।
तो इतने पेनफुल नहीं होते। कुछ एक इंजेक्शंस मसल्स में भी लग सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी होते हैं इंजेक्शन जो बटक्स पे लगते हैं। लगभग 4-5 दिन के बाद एक दूसरा इंजेक्शन भी ऐड किया जाता है। उसको इसलिए ऐड करते हैं कि बने हुए जो फॉलिकल्स हैं, जो बढ़ते हुए एग हैं, वो समय से पहले रिलीज ना हो, उसके लिए दूसरा इंजेक्शन ऐड करते हैं। जब भी ओवेरियन स्टिमुलेशन का प्रोसेस चलता है, यूजुअली इसमें 10 से 12 दिन लगते हैं, 9, 10 या कभी कभी रेयरली 12 दिन। तो इस दौरान मॉनिटरिंग कैसे की जाती है कि कैसे एग्स बढ़ रहे हैं। इस दौरान हम लोग रिपीटेड अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का और देखते हैं कि उनके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स कैसे बढ़ रहे हैं, या फिर हम ब्लड टेस्ट करके भी देख सकते हैं, या कभी कभी क्लिनिशियंस दोनों चीज़ें करते हैं। उसके बाद जब एग्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, 17 या 18 मिलीमीटर साइज़ के फॉलिकल साइज़ पहुंच जाती है, उस समय पर फाइनल ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं, रिकॉम्बिनेंट HCG का इंजेक्शन देते हैं, जिससे एग पूरी तरह से तैयार हो जाए, मैच्योर हो जाए। और ये ट्रिगर इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रिगर इंजेक्शन देने के लगभग 34 से 36 घंटे के अंदर oocyte रिट्रीवल प्रोसेस करते हैं, जिसमें फॉलिकल से oocytes को निकाला जाता है। oocyte रिट्रीवल प्रोसेस के दिन पेशेंट को खाली पेट बुलाया जाता है, और पेशेंट को पेन ना हो इसके लिए उन्हें शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, और बहुत ही फाइन नीडल से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंदर सारे फॉलिकल्स को निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स के आसपास का समय लगता है। बट उस दिन उन्हें 1-2 घंटे ऑब्जर्व करके IVF सेंटर में, उसके बाद घर भेजा जाता है। और सेम डे पे जिस दिन oocyte रिट्रीवल होता है, उस दिन हस्बैंड अपना सैंपल देते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 तरह से हो सकती है। एक तो कन्वेंशनल इंसेमाइनेशन मेथड होता है, जिसमें हेल्दी एग्स और वॉश्ड स्पर्म को एक साथ मिला के ओवरनाइट रख दिया जाता है। दूसरा ICSI और ICSI की प्रोसेस होती है। ICSI के प्रोसेस को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। उसमें एक एक हेल्दी एग के अंदर एक एक स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है अंडर माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस। तो ICSI तब किया जाता है जब या तो प्रीवियस फर्टिलाइजेशन फेलियर की हिस्ट्री हो, और या फिर मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में अगर हमें लगता है कि जो स्पर्म्स हैं वो इतने मोटाइल नहीं है, या उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, या संख्या कम है, तो उस केस में ICSI की जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद एम्ब्रियोज को, जो एग और स्पर्म के मिलाने से भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है, उसको लैब में कल्चर किया जाता है। जनरली 3rd या 5th डे तक कल्चर किया जाता है। 3rd या 5th डे पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सेम साइकिल में 2 तरह से ट्रांसफ़र होता है। एक फ्रेश ट्रांसफ़र होता है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिस साइकिल में हम एग्स को बढ़ाते हैं, उसी साइकिल में एग निकालने के 3रे या 5वें दिन पे बने हुए भ्रूण को अंदर डालते हैं। दूसरा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जिसमें 3रे या 5वें दिन के भ्रूण को फ्रीज करके रख लेते हैं लेबोरेटरी में, और आगे के साइकिल में बाद में उसको अंदर डालते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बाद में करते हैं, दैट इज़ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। पॉलीसिस्टिक ओवरी के केस में और भी कई केसेस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बेटर रिजल्ट देता है, ज़्यादा सक्सेस रेट देता है, इसलिए फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस पेनफुल नहीं होता, बहुत कम देर लगती है उसमें, 10 to 15 मिनट्स। पेशेंट को थोड़ी देर 10 मिनट्स लाई करने के लिए बोला जाता है, और उसके बाद वो घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद वो रिज्यूम कर सकते हैं अपनी जो भी उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ है, वो घर का बना हुआ नॉर्मल हेल्दी डाइट ले सकते हैं, और मेडिकेशंस दी जाती है, सपोर्ट मेडिसिन दी जाती है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस और कुछ टैबलेट्स होते हैं, वो समय पे लेने की सलाह दी जाती है। जिस दिन हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, उसके 12 डेज या 15 डेज के बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि IVF हमारा सक्सेसफुल रहा या नहीं। IVF की सक्सेस बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो फीमेल की एज होती है। जितना पेशेंट का एज कम रहता है, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेल्फ एग से वो कंसीव करेंगे, उतने अच्छी गुणवत्ता और
वाले एग्स मिलते हैं और उतने ही अच्छे एग्स के नंबर मिलते हैं, सो एम्ब्रियो भी अच्छे बनते हैं। तो उससे उतना ही ज़्यादा चांस होता है। 40 साल या उसके अधिक उम्र की औरतों को कभी कभार डोनर एग्स लेने की सलाह दी जाती है आईवीएफ के बेटर सक्सेस रेट के लिए। दूसरी चीज़ हो गई कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। जो 5वें दिन के एम्ब्रियोज हैं, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, उसका इम्प्लांट करने का ज़्यादा चांस होता है अगर हम 3rd डे वाले एम्ब्रियो से कंपेयर करें तो। तीसरी चीज़ है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री पेशेंट की। अगर किसी पेशेंट को सीवियर इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या एडिनोमायोसिस है तो उसके इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होंगे। अगर हम उन्हें कंपेयर करें इम्प्लांटेशन के चांसेस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या पॉलिसिस्टिक ओवरी में कितने होते हैं, तो उससे उसमें कम होंगे। बट ऐसा नहीं है कि जिन्हें इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या एडिनोमायोसिस है वो लोग आईवीएफ से कंसीव नहीं करते, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कई बार हमें बेटर रिजल्ट देता है, स्पेशली जैसा कि मैंने बताया पॉलिसिस्टिक ओवरी के केस में। और कभी कभार अगर लाइनिंग कम हो यूट्रस की तो बेटर है कि हम उस साइकिल में फ्रीज करके रखें, लाइनिंग को दूसरे साइकिल में बनाएं यूट्रस की लाइनिंग को, और उसके बाद ट्रांसफ़र करें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल इनटेक, रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ एंड एक्सेसिव ऑफ कैफीन लेने से भी कई बार उसका खराब असर पड़ता है आईवीएफ के सक्सेस रेट पे। सो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये संक्षेप में जानकारी है आईवीएफ प्रोसेस के बारे में। अगर आपको इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।